गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। वजीर आला पंजाब की तब्दीली की अफवाहें गर्म थी, मगर वजीर आजम ने आखिरी वार्निंग देकर छोड़ दिया है। मुखालिफिन के मुंह तो बंद हो गए, मगर चंद माह में कारकर्दगी ना दिखाई तो छुट्टी भी हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए पंजाब इसलिए भी अहम है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की दो बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नजरें भी पंजाब पर हैं। 2.5 साल में जो ना हो सका, क्या वो चंद माह में कर दिखाना मुमकिन है? दूसरा मामला ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने के लिए ई वोटिंग का है, जिसके लिए 28 करोड़ की ग्रांट भी मंजूर कर ली गई। मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला भी वही लोग संभालेंगे जिनकी अहलियत पर आम इंतखाबात में भी सवाल उठते रहे हैं। तो ई वोटिंग को गैर मुतनाज़ बनाना किस हद तक मुमकिन है? और आखिर में हम बात करेंगे फीफा की जानिब से पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल करने से मुतालिक। हमारे पैनल में आज हमारे 5 तजियाकार मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, नासिर बेग चोगताई साहब, जुनैरा अजहर, आसमा वदूद और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। हमारा आज का पहला सवाल ये है कि कारकर्दगी दिखाने के लिए वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार को आखिरी वार्निंग दे दी है। क्या वज़ीर आला पंजाब चंद माह में अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना सकेंगे? नासिर बेग चोगताई साहब। जब प्राइम मिनिस्टर ने तो ये वार्निंग वफाकी काबीना को भी दी थी कि आपके पास 6 महीने हैं, इसमें अपने आप को ठीक कर लें आप, और वो ठीक नहीं कर पाए। अभी तक कोई कारकर्दगी नहीं है फेडरल कैबिनेट की। अब वो बेचारे हमारे बुज़दार साहब एक शरीफ आदमी हैं, नफीस आदमी है, मासूम आदमी है। इतने मासूम आदमी है कि सुबह उठकर पहला बयान जारी करते हैं PDM के ख़िलाफ़, दूसरा बयान जारी करते हैं प्राइम मिनिस्टर के हक़ में। उनके साथ साथ ये भी कि वो जो उसे कहा जाता है वो कर लेते हैं। अब उसके साथ अलावा वो क्या कर पाएंगे? वो उनके बस में जितना है उससे ज़्यादा करते हैं। वो बेचारे सहराई इंसान हैं, मर्द सहराई हैं वो, तो वो वही काम करेंगे ना वो। तो अब देखें, उनकी मौजूदगी में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब वो जारी हो गया कि जब कि ख़त्म कर दिया गया, फिर बाद में उसको विड्रॉ किया गया, मैंने नहीं, गलत हो गया। उसके बाद तबादले, आप देखें कितने तबादले होते हैं पंजाब के अंदर। जब मर्जी आई, मौका आया, मौसम गर्म हो गया, IG बदल दिया, मौसम ठंडा हुआ, चीफ सेक्रेटरी चला गया, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर तो आप छोड़ दें, पुलिस वाले छोड़ दें, आप सेक्रेटरीज को ले लें, आप कितने तब्दील हुए। तो वो मुस्तकिल तब्दीली का जो नारा प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, उस पर मुस्तकिल अमल कर रहे हैं बुज़दार साहब। हर महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद IG बदल देते हैं, कमिश्नर बदल देते हैं, और बाज़-औक़ात तो वज़ीर बदल देते हैं। वो तो वज़ीर इत्तलात तो उनको खपता नहीं। अब आ जाकर फिर तो आपा गई हैं, तो कुछ ठहराव आया है। मेरा अपना ख्याल ये है कि जब से नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है कि बुज़दार साहब को अभी हिलाना नहीं है, उसके बाद से शायद इमरान खान साहब को कुछ शक पैदा हो गया है। तो शक बेकार है ये। मुझे लगता ही है कि रमज़ान के बाद मुस्लिम लीग अटैक पर जाएगी, वापस जाएगी, और बुज़दार के ख़िलाफ़ भी जाएगी, और फिर जो फरमाइशी प्रोग्राम है पीपल्स पार्टी का, शायद वो भी पूरा करने की कोशिश करे। तो मुझे लगता नहीं कि उस्मान बुज़दार अभी कहीं जा रहा है। सही है। जुनैरा, आप उस्मान बुज़दार की मसरूफियात सुन के काफ़ी हंस रही हैं। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि तब्दीली की जो कॉनोटेशन एक्सप्लेन किया NBC ने, वो बड़ी सही है। इतने चीफ सेक्रेटरीज, इतने सेक्रेटरीज तब्दील हुए हैं कि रिकॉर्ड है ये। मतलब आई एम नॉट किडिंग, 47 से अब तक इस स्पीड से इतना नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेसी का शफल आज तक नहीं हुआ। और एज़ ऑफ टुडे तो मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि ये ख़बर ठीक है कि बुज़दार साहब जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे ख्याल है बजट तक वेट करेंगे, ये बजट के बाद उनको हटाने का फ़ैसला करेंगे। अब इवेंचुअली क्यों इतने अरसे से, पहले भी हमने डिस्कस किया कि रेलेवेंट क्वार्टर्स सारे कह रहे थे इनको चेंज करें, तो अभी क्यों इनको ख्याल आया? तो एक तो ये कि अभी इन्हें इलेक्शन सर पे नज़र आ रहा है। नंबर 2, इन्हें कुछ बात समझ में आ रही है कि पंजाब को, ओके, शहबाज शरीफ वॉज नॉट द बेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, बट जाहिर है जब मुकाबला होता है तो कम से कम वो बुज़दार साहब से तो बेहतर थे। तो कुछ बातें मजबूरन, मैं नहीं समझती, खान साहब को समझ आ गई हैं, मजबूरन उन्हें माननी पड़ रही हैं, क्योंकि वो उनके अपने हक़ में भी बेहतर है, वो सूबे के लिए भी बेहतर है। तो ये वार्निंग कुछ सीरियस है और उनके जाने के चांसेस हैं, बट नॉट बिफोर द बजट।
ठीक है, बजट से पहले आपके ख्याल में कुछ नहीं होने वाला? ब्रिगेडियर साहब, अभी जुनैरा ने भी कहा कि बजट तक शायद उस्मान बुज़दार को मजीद वक्त दिया जाएगा। एक तो ये भी कहिएगा कि इतना वक्त गुजरने के बाद भी जो कुछ नहीं हो सका पंजाब में वो एकदम से कैसे ठीक हो जाएगा? फिर दूसरी बात ये कि जब इतनी सारी चेंजेस कैबिनेट में हो रही हैं तो फिर उस्मान बुज़दार की तब्दीली क्यों नामुमकिन है? परवेज़ इलाही की शक्ल में उनके पास अच्छी चॉइस मौजूद थी और भी चॉइसेस होंगी उनके पास, तो उस्मान बुज़दार को इतना ज़्यादा वक्त क्यों दिया जा रहा है? देखिए सलमा, ये बहुत हैरानी की बात है कि एक नोइंग के वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं, ही इज अ वीक एडमिनिस्ट्रेटर। क्या उन्होंने कुछ जो चीफ मिनिस्टर अपनी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, ही हैज नो राइट टू बी चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट प्रोविंस। सबसे बड़ी बात ये है ब्यूरोक्रेसी उनके कंट्रोल में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी उनको समझती नहीं कि चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, एंड नीदर ही हैड द पोटेंशियल टू बिकम अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ये सबसे बड़ी बात है। और शहबाज शरीफ साहब के बाद तो उनको ऐसा सीएम लाना चाहिए था जो रियली उनसे एक दो स्टेप आगे होना चाहिए था, वो भी नहीं कर सके। फिर उसके बाद पीडीएम मूवमेंट को देखें, कुड ही कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पर जो भी जितनी पीएमएलएन का वोट बैंक था, क्या उसमें वो कुछ उसमें डेंट डाल सके? क्या पीटीए के वोट बैंक इंप्रूव कर सके? इसको भी नहीं कर सके। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इस ऐसे फेलियर को बजाय इसके कि आप उसको लिंगर ऑन करते रहें, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शुड स्टार्ट एक्टिंग एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। दिस इज द बिगेस्ट फॉल्ट। इसलिए कि आप हर एक अपॉइंटमेंट होल्डर को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। You cannot work for other one. You can guide, but you can't help. अगर ऐसे करेंगे तो आप निज़ाम ओवरऑल गड़बड़ करता रहेगा। एक तो ये, फिर उसके बाद आपने ये देखा कि ये बिल्कुल जुनैरा बात ही करी, 6 IGs, 6 चीफ सेक्रेटरी चेंज कर चुके हैं। आई मीन आप किसको सुन रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये किसको सुन रहे हैं? कौन के एडवाइजर है जो कह रहे जी इनको मत हटाएं? आपको चाहिए था चलें आप मंजूर भट्टू की तरह चले, आप परवेज इलाही को बना देते, अगर आपने समझ लेते डिलीवर तो वो करते, उनसे ब्यूरोक्रेसी देते। आपको इतना नुकसान हुआ पंजाब में, जो सबसे बड़ा सूबा था और सबसे बड़ा स्टेपिंग स्टोन आपका पंजाब प्रोविंस है आपको आगे ले जाने के लिए, अगले इलेक्शन के लिए। अभी तक हमने कुछ भी नहीं कर सके। इसलिए मेरे ख्याल में दिस हाई टाइम, आई डू एग्री कि बजट तो आप वो चेंज नहीं कर सकते। बजट के बाद इमीडिएटली ही हैज टू ब्रिंग अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर who has experience, who can manage affair, who can improve the vote bank of Punjab, और उसके बाद उनको पीटीए का पंजाब जो वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अभी जरूरत है, वरना इट विल बी टू लेट फॉर हिम टू डू एंड रिकवर द डैमेज। ठीक है आसमा, जब से वज़ीर आज़म ने वार्निंग दी है और जब से वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली की बातें सामने आने लगी हैं तो हमने देखा वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, अपनी कारकर्दगी भी दिखाते हैं और काफ़ी वो वोकल नज़र आते हैं, काफ़ी एक्टिव भी नज़र आते हैं। क्या आपको लगता है कि जितना उनके पास वक्त है बजट तक का, इसमें वो कुछ ऐसा करेंगे कि इमरान खान उनको मजीद कुछ अर्सा भी रहने दें? देखिए बेसिकली एक बहुत ही ट्रिकी सवाल है ये कि वो कितना डिलीवर कर पाएंगे। बेसिकली आपको एक स्पार्क लीडर का नजर आ जाता है और वो एक ग्रेजुअली वो इवॉल्व होता है और इस तरीके से आप उससे रिलेट करना शुरू कर देते हैं। वो अनफॉर्चुनेटली बुज़दार साहब में वो बहुत हद तक मिसिंग है। मैं हमेशा से इस हवाले से क्रिटिक रही हूँ बुज़दार साहब की कि और इमरान खान साहब की भी, कि जब आपने पूरी फेडरल में आपने पूरी एक इम्पोर्ट की अपने मुशीरों की फौज, और आपने बहुत ही ग्लोरीफाई करके एक आइडियल टैलेंटेड ब्रिलियंट पाकिस्तानी आपने पंजाब को वजीर आला के तौर पे दिया, तो ये दिस इज नॉट व्हाट एन आइडियल पाकिस्तानी लीडर शुड बी लाइक। उसमें वो डायनामिक हो, डिसाइसिव हो, अपने गवर्नेंस को मैनेज कर सके, अपनी एक सूबा जो इतना क्रिटिकल है उसकी नीटी ग्रिटीज को मैनेज कर सके। ये बेसिकली पंजाब जो है ना, ये हमारी पॉलिटिक्स की जान है। अगर आपका पंजाब आपके हाथ में है तो आप फेडरेशन में बहुत स्ट्रांग होते हैं। और इस बात को बेसिकली फॉर्मूला ही पाकिस्तान की सियासत का ये है। जिस तरीके से इसे निगलेक्ट किया गया है पीटीआई की गवर्नमेंट ने बुज़दार साहब के हाथ में दे के, ये एक बहुत अलार्मिंग और हैरानकुन बात है। आप
एक चीज को किस हद तक डैमेज कंट्रोल आप बजट तक कर सकेंगे, हम इस बात पे अब फोकस कर रहे हैं। डैमेज इज ऑलरेडी डन। आपका लाहौर जो है वो फिलहाल एक कचरा कुंडी की तरफ के टुवर्ड्स यानी आपके कहने का मतलब है कि जो होना चाहिए वो एक बार हो जाना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए मजीद। सवर्दी साहब पे जाने से पहले मैं ज़ुनैरा को कमेंट ऐड करूं। अभी इसका डैमेज कंट्रोल है, देखिए कितना हो सकता है, लेकिन आई एम हाईली स्केप्टिकल के इसके बाद कुछ हो सकेगा। ठीक है ज़ुनैरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? एनबीसी में आपकी तरफ भी आती हूँ। मैं सिर्फ करेक्शन करना चाह रही थी कि शायद मैंने सही एक्सप्लेन नहीं किया। जो बजट तक का उनके पास टाइम है वो चीज़ें ठीक करने के लिए नहीं है, वो इसलिए कि बजट से पहले कोई क्रिटिकल डिसीजन इमरान खान करना नहीं चाह रहे हैं, कोई बहुत मेजर चेंज। तो ये एक सिर्फ रिपल इफेक्ट है कि ठीक है वो बजट तक तो बैठे हैं बट कंसिडर बुज़दार साहब गॉन। ठीक है एनबीसी। अब बजट तक की बात मैं भी कर रहा हूँ। एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ, छोटी सी मुख्तसर सी, कि पंजाब पर हुक्मरानी वज़ीर आज़म की है। वज़ीर आज़म हर हफ्ते वहाँ जाते हैं, फैसले करते हैं, फैसले देकर आते हैं, उन पर इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो बुज़दार तो चीफ मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं। अपना इतराफ़ इश्क़ करें उस बात पर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि अगर एनबीसी की बात हम बिल्कुल दुरुस्त भी मान लें तो अगर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रही है तो ये तो बिल्कुल बेसिक आपका एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है ना। इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कोई ना कोई टाइम उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि करेंगे। सोहरावर्दी साहब, आपकी जानिब में आखिर में आऊंगी और मुझे आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि आज आपने कुछ खास तैयारी की है उस्मान बुज़दार के हवाले से। नहीं देखिए, मैं तो अपने तमाम दोस्तों से मुत्तफिक नहीं हूँ। सही। देखें, उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर सवाल करने का कोई पैरामीटर तो होना चाहिए ना, कि हम उस कारकर्दगी को किस पैरामीटर पे नापेंगे। और शहबाज शरीफ से कंपेयर कर रहे हैं ना? नहीं, दोनों हुकूमतों का एजेंडा अपना अपना है ना। शहबाज शरीफ की हुकूमत का एजेंडा था मेगा प्रोजेक्ट्स बनाना, बड़े बड़े पुल बनाना, सड़कें बनाना, मेगा मंसूबे बनाना। क्या पीटीआई का मैंडेट है ये मंसूबे बनाना और मेगा प्रोजेक्ट्स बनाना? नहीं, पीटीआई का मैंडेट नहीं है, इसलिए वो ये नहीं बना रहे हैं। अगर तो आपने उनको शहबाज शरीफ से मुआवजा करना है तो फिर शहबाज शरीफ वाला मैंडेट देना होगा ना। फिर उस मंशूर पे देखेंगे कि उस गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस थी वो पुल, सड़कें, मेगा मंसूबे थे जो हमें बड़े बड़े नज़र आते थे, इसलिए हम उनकी तारीफ़ करते थे। क्या पीटीआई की गवर्नमेंट का ये मंशूर है कि उसने वो मेगा मंसूबे बनाने हैं? नहीं, वो तो उनकी मुखालफ थी, इसलिए वो नहीं बनाए जा रहे हैं। अब पीटीआई क्या कर रही है? क्या पंजाब में 450 अरब की सरकारी ज़मीन वागुजार नहीं कराई गई और बग़ैर किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के कराई गई है? एक खोखरों के घर की जगह के अलावा 450 अरब की सरकारी ज़मीन वागुजार कराई गई है और एक कंट्रोवर्सी नहीं है। पंजाब के हर ज़िले में नई यूनिवर्सिटी बन रही है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन हमारे दोस्तों को नहीं समझ आती। 13 नए बड़े अस्पताल बन रहे हैं, वो भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। इकोनॉमिक, अब ये सारे काम जो हैं ये ओवरनाइट तो हो नहीं सकते हैं कि वो छरी चलाएंगे और हो जाएंगे। यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, उनके चार्टर्स मंजूर हो रहे हैं, हर ज़िले में जगह जा रही है। अब क्या है, वैक्सीनेशन देख लें, पंजाब की बेहतर जा रही है। अब आप कहेंगे कि पंजाब का रेट जो है बहुत हाई जा रहा है इस वक्त कोरोना का। भाई अगर लॉकडाउन नहीं लगाना, ये फेडरल गवर्नमेंट की है। अब अगर आप महंगाई को उस्मान बुज़दार पर डालना चाहें तो क्या बिजली उस्मान बुज़दार महंगी करता है? गैस उस्मान बुज़दार ने महंगा किया है, डॉलर उस्मान बुज़दार ने महंगा किया है। कुछ फैसले हैं जो फेडरल गवर्नमेंट करती है और उनका इम्पैक्ट पंजाब गवर्नमेंट पे आता है क्योंकि बड़ा सूबा है और वो उसको लेकर चलते हैं। एक और बात समझ लें, हमारे दोस्त कहते हैं जी बजट के बाद वो चले जाएंगे। भाई वो कोई वजीर हैं, हफीज शेख हैं, स्ट्रोक ऑफ पेन से चले जाएंगे। डी नोटिफाई कर देगा कैबिनेट सेक्रेटरी तो वो वजीर नहीं रहेंगे, वो वजीर आला है। उसको हटाने के लिए अदम एतमाद चाहिए, यहाँ तो संजरानी नहीं हटाया जा सकता। और अगर वो खुद इस्तीफ़ा भी दे दें तो वजीर आला का नया इंतखाब होना है। आज जहांगीर तरीन के शो ऑफ पावर के बाद और पंजाब में जो क्या इमरान खान उस्मान बुज़दार को हटाने के बाद अपना अगला वज़ीर आला ला सकते हैं? क्या परवेज़ लाई इमरान खान का वज़ीर आला होगा? नहीं, फिर इमरान खान के हाथ से पंजाब चला जाएगा, वो पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। आगे इलेक्शन का साल है, पंजाब वो देकर किसी को दान में और इलेक्शन में चले जाएंगे इमरान खान। क्या आपको इमरान खान ऐसे इमरान खान नज़र आते हैं कि वो इलेक्शन से 1 साल पहले पीटीआई का चीफ मिनिस्टर ख़त्म करके काबली का चीफ मिनिस्टर बना देंगे? क्योंकि अगला पीटीआई का चीफ मिनिस्टर नहीं आ सकता। जहांगीर तरीन की लॉबी का अपना प्रेशर होगा, उन्होंने आज एमपीएस शो कर दिए हैं, मजीद बढ़ेंगे।
काफ लीग का अपना प्रेशर होगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी गेम पर होंगे, तो इसलिए उस्मान बुज़दार को न्यूमेरिकली हटाना मुमकिन नहीं है। और जो दोस्त ये ख्वाब देखते हैं कि उस्मान बुज़दार को नोटिस दे दिया गया है, अब आखिरी वार्निंग दे दी गई है, वो पॉलिटिकल डायनामिक्स को क्यों नहीं समझते पंजाब की। एक तबादलों की बहुत बात की गई, तबादलों के लिए तो मरकज़ से एक चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ भेजे गए थे जो कहते थे मैं वज़ीर आला को वज़ीर आला नहीं मानता, और उन्होंने एक रात में सैकड़ों तबादले कर दिए और फिर हज़ारों तबादले कर दिए, और वो ऐसे चीफ सेक्रेटरी थे जो तरक्की मंसूबों का ऐलान भी करते फिर रहे थे। फिर जाके समझ आई फेडरल को कि ऐसी ब्यूरोक्रेसी ऐसे नहीं चलाया जा सकता। तो जो तजर्बे वफाक ने पंजाब के साथ किए हैं उनका कसूर भी उस्मान बुज़दार पर डालना मुमकिन नहीं है। मैं नहीं समझता इमरान खान ने कभी सोचा भी होगा उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए। उनके नादान दोस्त उन्हें रोज आके मशवरा देते होंगे, वो मुस्कुरा कर जवाब देते होंगे। इमरान खान ने यानी आपके ख्याल में बिल्कुल नहीं सोचा, कोई नहीं हटाएगा। और मैंने बिल्कुल ठीक पहचाना कि आपने तैयारी बहुत अच्छी की थी उस्मान बुज़दार के हवाले से। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे एक ब्रेक करना है, ब्रेक से वापस आने के बाद कुछ दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए इंटरनेट वोटिंग पर अमल दरामद का फैसला कर लिया गया है। इसी सिलसिले में इक़दामात के लिए ईसीसी ने 28 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। इंटरनेट वोटिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और नादरा से भी मुशावरत कर ली गई है। हमारा सवाल ये है कि क्या ये बगैर किसी तनाज़े के मुमकिन हो पाएगा? ब्रिगेडियर साहब देखें, ये अभी जाहिर है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कह दिया था इट हैज टू गो टू, मुझे नहीं अन्ना छोड़ के पार्लियामेंट में इसका अभी क्या प्रोसीजर है। जाहिर है कि इट हैज़ टू हैव, इसको इनेक्टमेंट करना पड़ेगा, कानून साजी करनी पड़ेगी, जिसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा। बट इशू ये है कि इसके लिए जाहिर है कि बहुत सारे पाकिस्तान के 1 करोड़ लोग हैं जो बाहर ओवरसीज़ में रहते हैं, उसमें 4.5 मिलियन तो सिर्फ हमारे मिडल ईस्ट में, 1.2 मिलियन यूके के अंदर हैं। जो ये यूके की तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमारे जो ब्लू कॉलर लेबर वर्क है उनका इशू ये कि क्या वो कंप्यूटर लिटरेट हैं, क्या वो ईमेल पर कर सकेंगे, इसको कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे। एक तो ये है। सेकंड, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को ये मालूम है कि ओवरसीज में पीटीआई की जो है एक तो मकबूलियत ज़्यादा है, और इसलिए पीटीआई चाहती भी है, और उनका भी काफ़ी डिमांड है कि वोट आए, काफ़ी ज़्यादा वोट है। इसलिए यहाँ असेंबली में आके इसकी काफ़ी प्रॉब्लम होगी, काफ़ी मेन मसले निकाले जाएंगे, और पीपल्स पार्टी की तरफ से और उसके बाद पीएमएलएन की तरफ से बहुत ज़्यादा मुखालफत होगी। तो यहाँ गवर्नमेंट ने देखना है कि हमने कैसे इसको पार्लियामेंट से पास कराना है, फिर सेनेट में जाके जहाँ उनकी मेजॉरिटी नहीं वहाँ प्रॉब्लम होंगी। सो काफ़ी प्रॉब्लम आई कैन फोरसी, बट अगर इसको अच्छे तरीके से पार्लियामेंट में बहस हो, पाकिस्तान का अवाम को कन्विंस किया जाए, और ओवरसीज़ का प्रेशर आए जिसमें पीएमएलएन के भी मेंबर्स हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी के भी हैं, तो फिर इसको देखना पड़ेगा। अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, बट विद मेंटल रिजॉल्व, पॉलिटिकल विल के साथ this can be resolved and it should be allowed, I personally feel। ठीक है। एमबीसी जैसे भी ब्रिगेडियर साहब ने कहा, सबसे अहम बात तो ये है कि पार्लियामेंट में अच्छे तरीके से बहस हो। अब जब कोई साथ मिलकर बैठने को तैयार ही नहीं तो अच्छे तरीके से बहस कैसे होगी? ऑपोजिशन भी इवन कहती है कि हमें अलग बेंचेस अलॉट कर दें, वो भी साथ नहीं रहते। बैठ जाएगा आपका आरटीएस बैठ जाएगा। आपके पास तो इतना बड़ा एक एग्जाम्पल है कि आपने स्टेट ऑफ आर्ट एक सिस्टम बनाया था इंतखाबात के नताइज को कलेक्ट करने के लिए, वही बैठ गया शाम को 2 घंटे के बाद, और फिर बैठे ही रहा और अब मातम करते रहे अपना। हाँ, रिजल्ट हमारे 48 घंटे के बाद आए शहरों के रिजल्ट। तो जब ये एक हमारे पास एक मिसाल मौजूद है तो तनाज़ा तो खड़ा होगा, इख्तलाफ राय तो होगा, क्योंकि एतमाद आप पे। देखिए, अमेरिका जैसे मुल्क में इख्तलाफ राय हो सकता है शदीद तरीन, और इतना बड़ा इख्तलाफ राय कि कैपिटल हिल्स पर अटैक हो सकता है, वहाँ पर लोग मर सकते हैं, वहाँ फायरिंग हो सकती है, वहाँ पार्लियामेंट की कांग्रेस के अंदर घुसकर तोड़ फोड़ हो सकती है, स्टेच्यूज उठा के फेंक दिए गए, आयन उठा के फेंक दिया गया। तो हम क्या हैं भाई, हमारे साथ क्या होना है? हमारे साथ तो बहुत बुरा होगा। इंडिया को देख लें आप, इंडिया में बड़े तनाज़े आते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया में 2005 के रिजल्ट देख लें आप, हैक हो गया था, सिस्टम हैक हो गया था। तो हम तो बहुत आईटी में पीछे हैं अभी हमारा आईटी मिनिस्टर भी आईटी का नहीं है।
हम बहुत पीछे हैं आईटी में। हम क्या बनाएंगे, कौन सा मॉडल तैयार करेंगे कि हमारे आने वाले वोट उसी हलके में जाएं जिस हलके के हैं, और वो वोटर भी वही हों जो वाकई वोटर हैं। वहाँ भी कोई भूत ना पहुँच जाए, घोस्ट ना पहुँच जाए, वहाँ पर भी कोई, मैं क्या बताऊँ, बहुत कुछ हो सकता है। नकाब पहनकर, मास्क पहनकर आ गया था। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह बनाएंगे। अगर कोई सिस्टम बना सकते हैं ये फुल प्रूफ तो कर लें, वरना तनाज़ात होंगे, फिर झगड़े होंगे। ठीक है सुहरवर्दी साहब, तनाज़ात की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है, बगैर किसी तनाज़े के एक इस तरह का सिस्टम लाना कैसे मुमकिन है? एनबीसी ने दीगर ममालिक की भी मिसालें दी कि हैकिंग का भी खदशा होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कैसे ओवरकम किया जा सकता है इन मसाइल को? मैं समझता हूँ पहले पाकिस्तान के अंदर तो इलेक्शन के निज़ाम को शफाफ बना लें, फिर ओवरसीज़ की तरफ भी देख लेंगे। और मेरा मतलब है कि हम यहाँ पे तो डस्का में तो इंतखाब ठीक करा नहीं सकते हैं, और हमारा कराची के इंतखाब पे सवाल है। हमारे कराची हम मरदमशुमारी करा नहीं सकते हैं, अभी तक हम मरदमशुमारी के नतायज जारी नहीं कर सके हैं। और हमें ओवरसीज़ चूँकि अब नज़र आ गया है पीटीआई को कि पाकिस्तान के अंदर से जीतना मुमकिन नहीं है, लिहाजा गायबी मदद के लिए वो ओवरसीज़ के वोटों की, और सही एनबीसी ने कहा कि वहाँ तो कौन किसका वोट डाल रहा है कैसे देखेंगे। और फिर सफारत खाने तो हुकूमत की मलकियत में होते हैं, आपने अपने सफ़ीर लगाए होते हैं वहाँ पर मुल्क के अंदर तो निगरान हुकूमत बन जाएगी तो क्या सफ़ीर भी सारे फिर आप बदल देंगे? निगरान हुकूमत आकर के जी पिछली हुकूमत ने सफ़ीर लगाए हुए थे और सफारत खानों में पोलिंग स्टेशन बनेंगे तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। और ये जो पीटीआई के सफ़ीर हैं ये धड़ाधड़ वोट डलवाएंगे हर जगह से, तो ये बहुत बड़ा तनाज़ा पैदा हो जाएगा। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इससे दूर रहना चाहिए। ना मुल्क में ऐसे हालात हैं, ना अभी पाकिस्तान इसका मुतहम्मल हो सकता है। अभी तो तवज्जो देनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर हम शफाफ इंतखाब कैसे करा सकते हैं, अंपायर को आरटीएस बंद करने से कैसे रोक सकते हैं, सिलेक्टर्स को सिलेक्ट करने से कैसे रोक सकते हैं, और वो अख्तियार अवाम को कैसे दिला सकते हैं। आरटीएस का जादुई बटन इस दफ़ा किसी के पास ना हो और वो अवाम के पास हो, उस पर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरी तरफ चले गए हैं कि ओवरसीज़ का बटन भी हम अंपायर और सिलेक्टर्स के हाथ में दे दें। मजीद एक पहले मुल्क के अंदर निज़ाम को बेहतर होना चाहिए। ठीक है जुनैरा, आप क्या समझती हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मसाइल हल हो सकते हैं? अगर स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पहले ये इंट्रोड्यूस कराई जा रही है तो पहले अपने मुल्क में भी इस तरह का कोई सिस्टम लाना चाहिए, जैसे अभी सुहरवर्दी साहब ने भी फरमाया। ठीक है, ई लर्निंग, ई गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और आपके जो लैंड माफिया के इश्यूज थे, पटवारी सिस्टम सारा ख़त्म हुआ जब सब कुछ आपने इलेक्ट्रॉनिक किया, उसमें भी अभी तक मुकम्मल हम कामयाब नहीं हो सके। ये सारे आइडियाज़ बात करने में तो बड़े मुनासिब भी लगते हैं और सक्सेसफुल भी लगते हैं, बट माई क्वेश्चन ऑलवेज इज़ के मशीन के पीछे इंसान ही बैठ के उसे ऑपरेट करेगा ना, कंट्रोल तो उसी के पास होगा। जो सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में डालेंगे उसी का रिजल्ट निकलेगा। उस सॉफ्टवेयर को आपने कब अपडेट करना है, कब अपग्रेड करना है, कब डाउनग्रेड करना है, सब कुछ आपके हाथ में है। तो आप जो मर्ज़ी कह लें, कंट्रोल तो हम लोगों का ही रहेगा। और हम लोगों से मेरी मुराद है कि जो हुकूमत वक्त होगी या जो इलेक्शन कमीशन होगा, सो इंटेंट ज़्यादा मैटर करती है। सोहरवर्दी साहब जो हैं वो आज बड़ी तैयारी के साथ आए हैं, मैं तो बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ। और इतनी मासूमाना ख्वाहिश है इनकी कि पहले हम अपने मुल्क में तो ठीक करा लें इलेक्शन, डस्का में तो करा नहीं सकते, उससे मैं 100% एग्री करती हूँ। सो आई थिंक द वे फॉरवर्ड इज़ कि ये नहीं कि बस या क्रिटिकल हो जाएं किसी मामले पे या बिल्कुल उसके साथ खड़े हो जाएं। आप तजर्बाती तौर पे शुरू करें कहीं से, पाकिस्तान के किसी छोटे एरिया से, जिस तरह इंडिया ने किया था, उसने रीजन्स में डिवाइड करके चीज़ों को स्टार्ट किया था। सो स्टार्ट एट अ स्मॉल स्केल, उसके बाद आप बड़े लेवल पे जाएं। बिल्कुल हक बनता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कि वो वोटिंग में हिस्सा लें, वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन ये कि इसको इस तरह इतने बड़े लेवल पे एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है आसमा, आप क्या समझती हैं, किस तरह से वोटिंग के अमल को गैर मुतनाज़ बनाया जाए और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए? जैसे जुनैरा ने कहा कि पहले पाकिस्तान के किसी छोटे एरिया पे ट्रायल होना चाहिए, उसके बाद आप ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे तनाज़ात मौजूद हैं और एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं। देखिए जी, जो इश्यूज हाईलाइट किए मेरे दोस्तों ने वो बिल्कुल सही है, लेकिन इन इश्यूज के बिना पे आप जिन लोगों जो इस वोट के हकदार हैं उन्हें डिप्राइव नहीं कर सकते। हम जितने डिपेंडेंट अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों पे हैं उनकी फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से, हमें तो ये बात सोचना भी नहीं चाहिए कि एक वोट उन्हें अगर
एक अथॉरिटी उन्हें मिल जाएगी तो किस पार्टी को ज्यादा एडवांटेज होगा, या किस तरह से ये मैनिपुलेट हो सकता है। मैनिपुलेट हमारे वोट नहीं होते, पाकिस्तान में भी तो होते हैं वोट मैनिपुलेट। तो आप किसी हकदार को उस सिनेरियो के ड्रॉबैक्स की वजह से या खदशात की वजह से डिप्राइव नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ, इसकी डेमो रन होना चाहिए, डिफरेंट जगहों पे होना चाहिए। फूल प्रूफ बनाना इसको आपकी जिम्मेदारी है, उसमें उस हकदार का कोई पार्ट नहीं है जिसका हक आप डिप्राइव कर रहे हो। आपको ये आपसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर किसी और पार्टी ने ओवरसीज में इतनी मेहनत नहीं की, क्योंकि कभी उनका गुमान ही नहीं रहा कि ये सवाल कभी आएगा या इस तरफ कभी जाना पड़ेगा, तो इसमें किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का कसूर नहीं है। इसको फूल प्रूफ बनाना चाहिए। टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट आ गई है। हमारा थंबप्रिंट इस वक्त हमारी 99% फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जब टेक केयर कर सकता है तो वो हमारे वोट का भी मुहाफिज हो सकता है। बहुत कुछ इसमें किया जा सकता है, मगर दिस इज अ गुड इनिशिएटिव एंड इट शुड बी टेकन। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया नाज़रीन। इसके साथ ही मुझे एक ब्रेक की जानिब से वापस आने के बाद बात करेंगे फीफा से मुतालिक मामलात की। पाकिस्तान को रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। फीफा की जानिब से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मामलात में बैरूनी मुदाखलत की वजह से ये कदम उठाया गया है। फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी को इख्तियारात की वापसी तक रुकनियत मुअत्तल रहेगी। जुनैरा, क्या तबसरा करेंगी आप इस पर? एक दफ़ा पाकिस्तान से थाईलैंड में 2 टीम्स चली गई थी पाकिस्तान से फुटबॉल की, और उन्होंने फिर इसका हल ये निकाला था, उन्होंने दोनों को जेल में डाल दिया था। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सारी स्पोर्ट्स की जितनी फेडरेशन है, कोई उसके 3-3, 4-4 ब्रांचेस बनी हुई है। हर कोई एक ऑफिस खोल के बैठ जाता है और वो कहता है कि वी आर द रियल वंस। अब इन फेडरेशंस को कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ एक जो इंटर प्रोविंशियल एक मिनिस्ट्री है जो कि फहमीदा मिर्ज़ा के अंडर आती है, वो सिर्फ हैं जो इंटरवीन कर सकती हैं और इन मसलों को हल करा सकती हैं कि ये इलेक्शंस भी होते हैं, सब कुछ होता है। उसके बावजूद आप लोगों ने 3-3 ऑफिसेज एक स्पोर्ट्स के कैसे खोले हुए हैं? तो शी डजंट, बाय शी आई मीन कि मिनिस्ट्री ज़्यादा इंटरफेयर करती नहीं है कि इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन में सिर्फ स्पोर्ट्स ही तो नहीं रह गए ना मसले हल करने के लिए। तो एक तो ये मसला इस वजह से हमेशा सामने आता है कि हमने इसको ऐसी जगह पे डाला हुआ है जो कि पॉलिटिकल मिनिस्ट्री है। इसको स्पोर्ट्स में ले आएँ डायरेक्टली, एजुकेशन में ले आएँ डायरेक्टली, कहीं पे जहाँ इसे एक्टिवली फोकस किया जा सके। जब तक आप इसी तरह के शेमफुल बिहेवियर्स, जो हम तो आदि है ना यहाँ पे 3-3 दफ्तर बना के, 4-4 दफ्तर एक सोसाइटी के हर कोई ओनर बना होता है, ये इंटरनेशनली नहीं चलता। सो वी हैव टू बिहेव लाइक दैट एंड दिस इज़ वेरी एम्बैरेसिंग फॉर पाकिस्तान। ठीक है, NBC। अच्छा, मतलब सियासी पार्टियों या स्पोर्ट्स बॉडीज़ सबके ग्रुपिंग हमारे यहाँ बहुत आम है। हमने हॉकी का बड़ा गरक कर दिया, क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं हम उसको तबाह करने के लिए। फुटबॉल तो हमारे यहाँ मतलब इतना टैलेंट है, आप यकीन ना करें। बलूचिस्तान में आप जाके देखें, आप कराची में आके लियारी का इलाका देखें, आप लाहौर, पंजाब, जहाँ चाहे चले जाएं, फुटबॉल का इतना पोटेंशियल है हमारे पास, इतना स्टैमिना है लोगों के पास कि आप फुटबॉल बहुत अच्छी खेल सकते हैं, लेकिन आपको खेलने नहीं दिया रहा। बिल्कुल सही बात कही कि एक मिनिस्ट्री पॉलिटिकल होती है। वो मिनिस्ट्री जो कायम की गई है वो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के लिए। पानी का मसला देखे वो कि पानी की तकसीम किस तरह हो रही है, इख्तियार की तकसीम किस तरह हो रही है। एक ज़माने में ये अब्दुल हफीज़ पुजारा के पास हुआ करती थी, बड़ी ताकतवर मिनिस्ट्री थी। ये तो फुटबॉल के ऊपर लग गए, हॉकी पे लग गए। इन्होंने फुटबॉल के 2 ग्रुप करा दिए, एक ने HQ पे कब्जा कर लिया फुटबॉल के अशफाक ग्रुप ने, और उन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी कायम की थी, अच्छा वो कमेटी भी अजीबोगरीब है। 18 महीने से वो हालात नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है और नहीं कर पाई। तो हालात यही जा रहे थे, एक नोटिस आया, दूसरा नोटिस आया फीफा का, हमने कुछ भी नहीं किया। जब चुनाचे जो हमने कुछ नहीं किया तो उन्होंने कहा भाई खुदा हाफिज़, आपके फ़ंड भी बंद, आपकी इमदाद भी बंद, आपके टूर्नामेंट भी बंद, आपके मुकाबले भी बंद। नेशनल विमेन फुटबॉल टूर्नामेंट हमारा हो रहा था, वो कैंसिल हो गया। सही। ब्रिगेडियर साहब, ये कितना नुकसानदेह है जो खेल के अंदर जब पॉलिटिक्स को लाया जाता है तो उससे बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है, पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है बाहर ममालिक में।
देखें, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है और इशू ये है कि इसमें तकरीबन 1.2 मिलियन डॉलर्स की फीफा की तरफ से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को ग्रांट है। ना वो ग्रांट लगाई जाती है, वो उसके खाने पीने का जो एक हर जगह पर चल रहा लूट मार वो ये सिलसिला जिसकी ये खड़ी है। जब एक फीफा ने एक नॉमिनेशन कमेटी बना दी है पाकिस्तान फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन की, कैसे कोई और शख्स आके ग्रुप आके उस पर कब्जा करता है, इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी की उसको पुश बनाई है। इजी अबाउट मिस्टर जो ये एक तो इशफाक साहब थे, ये इशफाक साहब आए हैं, पहले वो हारून थे शायद, वो थे इसके कमेटी के प्रेसिडेंट, तो कैसे कर लिया। और फिर आई एक्सपेक्ट कि इसमें somebody has to interfere, बल्कि जब वार्निंग आई थी within 24 hours this matter should have been resolved, कैसे हुकूमत ने इसको रिजॉल्व नहीं किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत स्पोर्ट्समैन है, डॉक्टर हमीदा को आई नो पर्सनली, शी इज अ वेरी गुड लेडी, उनको चाहिए इंटरफेयर करती, या पंजाब के चीफ मिनिस्टर, जिसके भी अंडर ये बॉडी आती है, इसको रिजॉल्व करने का आपका कितना इमेज खराब हुआ। आपके प्लेयर्स ने सख्त उनका, वो बेचारे अभी उनका कोई वाली वारिस नहीं है, सारे टूर्नामेंट खत्म हो गए, ग्रांट खत्म हो गई, तो ये सब चीज़ों को रियलाइज करना चाहिए अभी भी, इमीडिएटली इसको रिस्टोर करें और फीफा को लिखें जी कि सब ठीक कर दिए और हमें सस्पेंड से निकालें। ठीक सर, वर्दी साहब। यानी पिछले एक हफ्ते से हेडलाइंस थी कि फीफा मुअत्तल कर देगी, फीफा मुअत्तल कर देगी, कोई ओवरनाइट तो हुआ नहीं कि यकदम फीफा ने कर दिया है। और सूरत हाल ये है कि हुकूमत में कोई नोटिस लेने वाला था ही नहीं कि मुअत्तल होने की खबरें सारा पाकिस्तानी मीडिया दे रहा था, इंटरनेशनल मीडिया दे रहा था, लेकिन हुकूमत की तवज्जो ही नहीं थी। हमारे वज़ीर आज़म तो ख़ुद एक स्पोर्ट्समैन है, उन्हें स्पोर्ट्स तंजीमों की अहमियत तो सबसे ज़्यादा पता होनी चाहिए। चले उन्हें मईशत का नहीं पता, उन्हें महंगाई का नहीं पता, उन्हें गवर्नेंस का नहीं पता, लेकिन कम से कम स्पोर्ट्स का तो पता है ना, जो सारी उम्र उन्होंने काम किया है। बाकी काम तो उन्होंने नहीं किए ज़िंदगी में, इसलिए उनको बाकी कामों का नहीं पता है। लेकिन ये तो पता है ना उन्हें कि स्पोर्ट्स बॉडीज़ की क्या अहमियत है और उन पाकिस्तान की इंटरनेशनली स्पोर्ट्स बॉडीज़ से क्या अलाइनमेंट है। तो अगर इस पर भी ये हुकूमत की कारकर्दगी ज़ीरो है और फीफा ने हमें सस्पेंड कर दिया है, तो फिर हम किस तरफ देखें। एक इस तरफ ही देख सकते थे कि खान साहब के आने से चलो पाकिस्तान के खेल बेहतर हो जाएंगे, क्रिकेट बेहतर हो जाएगी, हॉकी बेहतर हो जाएगी, फुटबॉल बेहतर हो जाएगी, एक स्पोर्ट्समैन वज़ीर आज़म बन गया है, चलो अगली दफ़ा किसी मईशतदान को बना लेंगे, फिर मईशत ठीक कर लेंगे। लेकिन इन्होंने तो स्पोर्ट्स की भी तबाही कर दी है, तो बड़े अफसोस की बात है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर ये डायरेक्ट सवाल है। फहमीदा मिर्ज़ा पे हम क्या कहते हैं, या तो सब कुछ वज़ीर आज़म वो हर बात कहते हैं मैं खुद देख रहा हूँ, हर चीज़ तो वो खुद देख रहे हैं, तो जब खुद देख रहे हैं तो खुद ही जवाब दें। ठीक है, आसमा आप क्या कहेंगी? देखिए, हम लोगों का ये एक लेगेसी रही है कि हम पिछले कुछ 30 साल से तकरीबन 92 के बाद से हम लोगों ने अपनी स्पोर्ट्स और अपनी एस्थेटिक्स को इतनी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी है कि जैसे उसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। एक एक करके हमारी एक जो हमारा था गेम जिसमें हमने ऑनर्स विन किए थे वो जाती रही। आपकी हॉकी जाती रही, स्क्वॉश जाती रही, क्रिकेट बहुत डाउन चली गई क्योंकि इन गेम्स पे फोकस ही नहीं किया गया, स्टैटिक्स पे फोकस नहीं किया गया, सिविक सेंस पे फोकस नहीं किया गया। हम तो एक ग्रूमिंग बैंक्रप्सी के से गुजर रहे हैं और वही हम लिव कर रहे हैं। कोई ऐसा अचानक सरप्राइज नहीं है। दिस डिश वाज कुकिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, लेकिन हम वो एक निगलेक्ट, एक हमने अपने इंटरेस्ट अलग ढूंढ लिए ना। हम अब पॉलिटिक्स की स्पाइस को देखें या कीमतों में फंसे रहते हैं, क्या अपने रोजमर्रा में फंसे रहते हैं। हम लोगों की अब ये हमें बर वक्त तवज्जो देनी चाहिए। लाइफ ग्रूमिंग की तरफ हमारी इंटरेस्ट नहीं है और यही बात गवर्नमेंट की भी है। हमें मालूम है कि उनका विजन मिशन क्या था, लेकिन ये चीजें भी तो ठीक करनी थी और यही चीजें भी ठीक करने की थी और नहीं हो सकी, बर वक्त हो जाती तो बेहतर होता। मैं आप सबका शॉर्ट कमेंट एक और मामले पर चाहूंगी। जहांगीर तरीन काफी कुना नजर आते हैं गवर्नमेंट से। वो कहते हैं कि मैं तो दोस्त था, दुश्मन क्यों मना रहे हैं। तो पीटीआई रहनुमा का क्या अपनी जमात से ये शिकवा दुरुस्त है? एनबीसी शॉर्ट कमेंट प्लीज। अभी तो उन्होंने टीजर फायर किया है, स्ट्रेट फायरिंग नहीं की उन्होंने, वार्निंग बुलेट्स फायर किए हैं और वार्निंग बुलेट्स फायर कराएं मलिक रियाज से उन्होंने। और मलिक रियाज ने साफ कह दिया है कि अगर जहांगीर तरीन साहब
आपकी हिमायत नहीं करते तो आप इत्तेमाद का वोट भी खो चुके होते। हाँ, बहुत क्लियर वार्निंग है। और उनके साथ 7 MPs थे और 4 MNAs थे। अंदाज़ा लगा लें, एक झलक है, उसके बाद क्या हो सकता है आप खुद। अच्छा, ये सिर्फ ट्रेलर है, आगे फिल्म बाकी है। जवाब ले रही है, ये जवाब मेरे पास। ठीक है जुनैरा। बिल्कुल, देखिए सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि हम लोग अपनों को भी नहीं छोड़ते और हमने किसी को भी नहीं बख्शा, हम तो बड़ा इक्वल लेवल पे अकाउंटेबिलिटी का मसला लेके चल रहे हैं। 80 लोगों की लिस्ट है इस सारी होर्डिंग एंड कार्टेलाइजेशन ऑफ शुगर के मामले में। इतना ज़्यादा फोकस करना जहांगीर तरीन को, ये सिर्फ अपनी पब्लिक रिलेशनिंग के लिए कर रहे हैं, अपनी पब्लिक गिमिक्री के लिए कर रहे हैं। इसलिए आई एग्री टू तरीन साहब कि सिर्फ मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं, और भी तो कैबिनेट में लोग बैठे हुए हैं, व्हाई नॉट देम। ठीक है सरवर्दी साहब, मुख्तसरन। देखिए, पहली बात तो मैं समझता हूँ ये गेम ऑफ सिग्नल्स है। तो आज खुद शहजाद अकबर साहब ने कहा कि उनके ऊपर मुबैना तौर पे 8 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो उनका केस नैब को क्यों नहीं भेजते? ये शहबाज शरीफ इसी मामले में 20 कैद काट रहा है, हमजा ने 20 माह कैद काटी है, तो जहांगीर तरीन के साथ नरम सलूक क्यों? मैं नहीं समझता। अभी जहांगीर तरीन साहब ने आज टीजर फाइल किया, मेरा ख्याल है होश उड़ गए होंगे। 8 वोट पर खड़ी हुकूमत, 4 MNA उन्होंने आज शो कर दिए, 4 और शो कर दिए, 7 MPA शो कर दिए, 8 MPs पे खड़ी हुकूमत। तो मेरा मतलब बहुत वीक हुकूमत है, इसीलिए उनका केस नैब में नहीं भेजा जा रहा था, बस उनको डराने की कोशिश की जा रही थी और पिछले 1 साल से उन्हें डरा के खामोश रखा गया है। शायद उन्होंने मजीद डरने से इनकार कर दिया। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, 30 से ज़ायद लोग जहांगीर तरीन के साथ हैं, क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की बात नहीं है, बट एक है कि जहांगीर तरीन से बहुत ही ये एक किस्म की शिकायत इसलिए की जा रही है कि देखें, ही वॉज अ वेरी क्लोज एसोसिएट। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर आजम एक्चुअली उन्होंने तमाम रिस्ट्रिक्शन लगाए, उनको मिलने भी नहीं देते थे। ये वो रिश्ता है, ही द वन मेरे ख्याल में, जो मेरी रिपोर्टेडली, आई एम नॉट वेरी श्योर, ये प्रोजेक्शन इतनी की जा रही है, वरना और भी बहुत लोग हैं। ये लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पीढ़ी के अंदर, आप उनसे बुला के बता के कहेंगे पैसा रिकवर करें, या आप जो किया है इसको आप करें, वी डोंट वांट कि हम आपको बदनाम करें, बट देयर इज अ वे। एक इसने पुराने सपोर्टर को इस तरीके से ह्यूमिलिएट करना ऑन द बिहेस्ट ऑफ समवन, आई थिंक इट इज अनफेयर एंड इमरान खान मस्ट रियलाइज कि उनको इसके लिए क्या करना। जी आसमा। देखिए जी, एक बात तो क्लियर है कि होली काउस कोई नहीं होने चाहिए। पीटीआई, नॉन पीटीआई, ऑपोजिशन, इस तरीके से एहतसाब नहीं हो सकता, ना करप्शन का खात्मा हो सकता है। लेकिन अगेन एवरीबडी शुड बी गिवन अ फेयर चांस, एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड हर किसी को मिलनी चाहिए। इस तरीके के जैसे एक मीडिया ट्रायल और एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का एफर्ट आपको नजर आ रहा है एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ उनकी अपनी पार्टी को पिन करने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। हर किसी को एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए और फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। उन्हें भी इसको यूज करके इफ देयर इज समथिंग ही शुड कम आउट क्लीन, व्हाई नॉट। ठीक है, सबका यकसा एहतसाब होना चाहिए और सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। हमारे तमाम तजियाकारों ने अपनी राह का इजहार किया है। एनबीसी, आप अपना कमेंट ऐड कीजिए क्लोजिंग से पहले प्लीज। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि एहतसाब नहीं है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अगर एहतसाब होता तो नैब में होते, वो गिरफ्तार हो चुके होते, वो 90 डेज के रिमांड पे होते, वो 2 साल कस्टडी में होते, वो सब कुछ वही होता है जो होता है। तो वो एक आदमी को उन्होंने निकाला है, पता नहीं किस बिना पर, कोई मुल्तान का लिंक है, किसी पीर का लिंक है, क्या है। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, उनको बेनकाब होना चाहिए, उन अफराद को बेनकाब होना चाहिए। अब वो अफराद कौन है आप भी जानती हैं। कल छतरी उनके पास नहीं थी, छतरी किसी और के पास थी, तो बस अब छतरी जिसके पास है उसी को साया मिलेगा, वही बारिश से बचेगा। ठीक है, आपने नाम लेके भी छतरी का इशारा करके समझा दिया सबको। मुजम्मिल साहब जी। नहीं, जाती है। शाह महमूद कुरैशी साहब की इतनी वर्थ नहीं है कि वो जहांगीर तरीन को आउट कर सकते। ये गेम शाह महमूद कुरैशी साहब से ऊपर है और ये उनसे ऊपर की गेम है। बेचारे शाह महमूद तो खुद अपना एमपीए का इलेक्शन हार गए थे। ऊपर की गेम में जुनैरा, आपने ब्रिगेडियर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब जी, बिल्कुल ये ऊपर की गेम है और इसमें प्राइम मिनिस्टर के अलावा जो उनके, आई स्टिल फील उनके ऑफिस में somebody sitting who is creating all this was very influential. जुनैरा।
देखें, छतरी और नो छतरी, बहरहाल आगे के लिए एक मैसेज एक दूसरे को दिया जा रहा है, लेकिन तरीन साहब इतनी आसानी से हार मारने वाले नहीं हैं, ये ज़हन में रखें। ठीक है, तरीन साहब इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम वक्त ख़त्म हो गया है। व्यूज़ मेकर से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।